थोड़ा सा अब जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने सारा काम किया है इससे बेसिकली एक एक्सरे इमेज बन कैसे रहा है। ठीक है जी, हाउ आर यू फॉर्मिंग एक्सरे इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एक्सरे इमेजिंग। एक्सरे इमेजिंग, अच्छा नाउ एक्सरे इमेजिंग क्या है? एक्सरे इमेजिंग इस तरीके से, मैं कुछ कुछ टर्म्स समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, और फिर हम जो है वो समझते जाएंगे कि कैसे ये सब चीजें हो रही। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज अ शैडो। शैडो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सरे इमेजिंग? शैडो क्या होता है? शैडो अलाउज यू टू सी आउटलाइंस। ठीक है, what do we mean by that? What do we mean by the outlines? Allows you to see outlines or basically defines the image. अच्छा, now basically हो ये रहा है कि लेट्स से कि ये कोई चीज है जिसका आप एक्सरे निकालना चाहते। ठीक है जी, अच्छा ये हमने यहाँ रख दी, हमने उसके सामने जो है वो एक्सरे फिल्म रख दी। ठीक है जी, ये हमारी एक्सरे फिल्म आ गई है इसके सामने। और एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं, कैसे बनाना था, ऐसे ऐसे बनाऊंगा। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एक्सरे फिल्म आ गई है, मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, आ जाइए, और ये मेरा सैंपल है, ये मेरा सैंपल है, और इधर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सरेज भेज रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एक एक्सरे भेजी इधर से यूं, एक एक्सरे भेजी यहां से यहां, ये एक एक्सरे उसके साथ एक यूं भेजी, एक एक्सरे मैंने फिर यूं भेजी। ठीक है, और इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है वो सारी की सारी आपकी एक्सरेज जा रही हैं। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि एक्सरेज जो है ना वो वेरी हाई एनर्जी वेव्स होती है, मतलब वो सैंपल में से गुजरने की ताकत रखती है। एक्सरेज ये होती है, एक्सरेज विल पास थ्रू द सैंपल। लेकिन ऑब्वियसली अगर सिर्फ अगर सैंपल में से गुजर रही हैं और वैसे किसी चीज में से, वैसे एयर में से गुजर रही हैं, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। अब वो फर्क कैसे नजर आता है? वो फर्क इधर से ऐसे नजर आता है कि आपने सपोज करो कुछ इंटेंसिटी यहां से भेजी, यू हैड सम इंटेंसिटी ओवर हियर। ठीक है, जाहिरन बात है सैंपल एक डेंस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होगा, इंटेंसिटी, मतलब जो इंटेंसिटी को कम मतलब ज्यादा डिक्रीज करेगा, राइट? इंटेंसिटी, अब ऑब्वियसली देखो यहां से जो सीधी सीधी जा रही हैं वो तो वैसी ही इंटेंसिटी तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो सैंपल में से गुजर रही हैं उनमें से कुछ एनर्जी इधर सैंपल में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आगे जो आपके पास आ रही है चीज वो फिर कम इंटेंसिटी की आ रही है, राइट? सो बेसिकली ये होता है कि जो आपकी जो ये फिल्म होती है, आपने देखा होगा हमेशा एक्सरे फिल्म काली होती है। काली क्यों होती है? वो इसलिए काली होती है क्योंकि एक्स रेज जो है वो क्या करती हैं, फिल्म को जलाती हैं, दे बर्न द फिल्म। ठीक है जी, अब बर्निंग कैसे डिटरमिन होती है? बर्निंग ऐसे डिटरमिन होती है कि जो बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, मतलब हाई इंटेंसिटी के साथ आ रही है, ठीक है, मतलब वो या तो ऐसी आ गई या बहुत लेस डेंस स्ट्रक्चर में से गुजरी हैं, तो वो क्या करेंगी, वो फिल्म को ज्यादा जलाएंगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाली जो उधर आ गई सीधी, वो भी फिल्म को ज्यादा जलाएगी। इधर से फिल्म ज्यादा जल के क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। फ्रॉम दीज टू स्पॉट्स इट वॉज बर्न मोर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो सैंपल में से गुजरी हैं ये क्यों ज्यादा जली? क्योंकि इंटेंसिटी जो पहले थी तकरीबन वही इंटेंसिटी इधर आई, सैंपल वाली जो आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी कम होगी, तो इधर जो आपके पास जलने का होगा काम, वो जलने का काम कम होगा, ये स्पॉट जो है वो आपको जला हुआ कम नजर आएगा। दिस बर्न्स लेस बिकॉज द इंटेंसिटी वाज डिक्रीज, बर्न्स लेस। ठीक है, एज इंटेंसिटी डिक्रीज्ड, और burned more as intensity was high। ठीक है, तो देखा होगा हमेशा सारी की सारी एक्सरे फिल्म्स क्या होती हैं, काली होती हैं। काली क्यों होती हैं? क्योंकि देखो, अब देखो हड्डी, आपकी हड्डी, ये समझो हड्डी जो है ये सैंपल है, बहुत ज्यादा डेंस है, तो इसमें से एक्सरेज जो है वो गुजर नहीं पाती है सही, मतलब हकीकत में असल में एक्सरे फिल्म क्या होती है, एक्सरे फिल्म सफेद होती है, एक्सरे फिल्म सफेद होती है। अब आपकी जो हड्डी में से जो एक्सरेज जा रही है ना वो बहुत कम जा पाती है थ्रू, दे डोंट गो थ्रू वेरी वेल।
तो उधर से आपकी फिल्म कम कम जलती है। लेकिन जो आपकी सिर्फ मसल्स में से जा रही हैं, जो आपकी सिर्फ स्किन में से जाती हैं, जो आपकी सिर्फ और मतलब कोई हवा में से ही चली गई डायरेक्ट, तो वो क्या करती हैं, वो फिल्म को पूरी तरीके से जला देती है, पूरा काला कर देती है। तो फिर जो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आते हैं, सिर्फ वो स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिसमें से एक्सरे को जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो बेसिकली एक्सरे इमेजिंग क्या है, एक्सरेज आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब होती हैं, आगे कम नजर आती हैं, आगे कम इंटेंसिटी आती हैं, तो देयरफॉर दे बर्न लेस। और बाकी सारी जो फोटोग्राफी में जो पहले काली हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी जल जाती है। इस जलने को, ये जो जला है, क्योंकि जब ये जलेगा जब भी तो आउटलाइन डिफाइन होगी। आप जब प्रॉपर्ली जलाओगे, मतलब अगर मैं इसका इर्द गिर्द वाला हिस्सा प्रॉपर्ली जलाऊंगा, अगर ये प्रॉपर्ली जलेगा तभी तो आउटलाइन क्लियर होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शैडो कहते हैं। दिस इज योर शैडो, दिस इज बेसिकली अलाउइंग यू टू सी व्हाट, योर एक्सरे इमेज प्रॉपर्ली। समझ में आया एक्सरे इमेजिंग कैसे हो रही है? हमारी स्किन क्यों नहीं जलती फिर? कशिश, आपकी स्किन भी जल सकती है, ठीक है, आई विल शो यू दैट, एक सेकेंड। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस दिस। एक्सरे से सुना है किसी को कैंसर हो जाता है? Has anyone heard कि कभी किसी को एक्सरे से कैंसर हो गया हो? कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? या किसी को कोई चीज का एक्सरे करवा के आया हो कोई, उसकी कभी लाल लाल स्किन देखी है, हिज स्किन इज अ बिट रेड? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा? ओके, कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? ये सारे एक्सरे बर्न्स। इन लोगों पे एक्सरे बहुत ज्यादा टाइम के लिए इंसिडेंट हो गई थी, इसकी उंगलियां जल गई, इसकी कमर जल गई, इसका हाथ में कुछ और। दीज ऑल आर एक्सरे बर्न्स, दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स जो आपके एक्सरेज की वजह से अराइज होती हैं। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें डिस्कस करनी है, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं सब, ये सब कुछ होता है। दिस इज यूर करेक्ट, 110%। स्किन को जलाती हैं, लेकिन हम जो टाइम रखते हैं ना एक्सरे का, एक्सरे कोई आपने कभी नहीं देखा होगा किसी बंदे का एक्सरे जो है वो 1 घंटे तक हो रहा है। वो एक्सरेज बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, सिर्फ इतने टाइम के लिए कि बस इमेज आ जाए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है जी। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरे कराते हैं, कभी देखा है ना कि एक बंदे के बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, उसका अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, उसका वो भी हो रहा है, तो उसकी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। क्यों? बिकॉज डोजेज बढ़ती है। इस ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड डोजेज। बहुत ज्यादा डोज मिल गया इनको एक्सरे का, और एक्सरे जलाएगी आपको। एक्सरेज आर वेरी हाई इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो बहुत बड़ा मसला है, दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम दैट वी फेस, वी हैव टू क्योर दिस, ठीक है जी। तो ये सब होता है, ऐसा नहीं आपकी स्किन को भी जला रहे हैं, आपकी हड्डी को गर्म भी कर रही होती है, दे आर मेकिंग योर बोन्स वार्मर, तो यू डू नॉट नीड टू टेक टू मच टाइम आउट फॉर दैट। मींस एक ही सैंपल पर 2 डिफरेंट इंटेंसिटी कैसे होंगी? वो इसलिए होंगी, बेसिकली देखो, एक हड्डी जो है, अगर तुम्हारी बोन है ये, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ये मसल है, मसल की डेंसिटी क्या है? मसल की डेंसिटी कम है, बोन की डेंसिटी ज्यादा है। बोन कैल्शियम और ऐसे मिनरल से बनी है। मसल क्या है? मसल तो गोश्त है, गोश्त की डेंसिटी इतनी थोड़ी होती है, बोन की ज्यादा डेंसिटी। तो डेंसिटी जिस चीज की ज्यादा होती है, उसमें से जो एक्सरे गुजरेगी उसको दुश्वारी होगी, वो ज्यादा अटेनुएट करेगी, वो ज्यादा कम वैल्यू इधर आएगी आप। और जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो उसमें से गुजरते हुए वो फिर आगे भी हुई। तो जब भी देखोगे एक्सरे में सिर्फ हड्डियां नजर आती, कभी आपको अपनी मसल्स या नाखून या ऐसी चीजें नजर नहीं आएंगी एक्सरे में। क्यों नजर नहीं आएंगी? बिकॉज जो लेस डेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से एक्सरे ऐसी गुजर जाती, मजे से गुजरती है। हड्डी बहुत ज्यादा डेंस है इन कंपैरिजन, तो उसमें से एक्सरे को जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही सैंपल में यू कैन हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सही है, समझ में आया? अच्छा, number 2 term you need to know. What is the number 2 term that you need to know? We need to know sharpness. What is sharpness? अच्छा, sharpness क्या होती है? Sharpness defines how well the edges of a structure can be distinguished. The edges of a structure can be distinguished. Yes, exactly. बिल्कुल सही बोल रही हैं आप अजिया। यस, सो बेसिकली शार्पनेस क्या है? ये डिफाइन करती है कि एजेस आपकी जो है वो कितनी साफ है, ठीक है। जाहिर बात है, कैमरा से किसी की पिक्चर ले रहे हो, अगर ब्लरी होती है तो आपको उसकी एजेस नजर नहीं आती प्रॉपरली, जो चीजें हैं वो, जो उनकी एजेस हैं वो ब्लरी रहती।
तो शार्पनेस का मतलब इसमें भी वही है कि इट डिफाइंस हाउ वेल द एजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। अच्छा, तीन तरीके हैं आपके पास शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए, हाउ टू इंक्रीज शार्पनेस। ठीक है, कि आप शार्पनेस अगर आपको इंक्रीज करनी हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं, लेट्स डिस्कस दैट। नंबर वन तरीका ये है कि आप क्या करो, आप जो है मेक विंडो स्मॉल एंड कंट्रोल एपर्चर। ठीक है जी, तो आपकी जो मशीन है उसके बारे में आपको पता होने की जरूरत है, कौन सी चीज कहां लगी हुई है। जो 4 to 6 वे विंडो है, जैसे देखो जब कैमरा में तस्वीर ले रहे हो तो जो याद करो पिन होल कैमरास पड़े होंगे ओ लेवल्स में। पिन होल क्या होता है, एक छोटा सा पिन के बराबर होता है जिससे फिर आप यहाँ पे इमेज बनाया करते थे, राइट। सो बेसिकली इसमें भी अगर आपको एक प्यारी सी इमेज चाहिए, एक साफ सुथरी सी इमेज चाहिए, तो यू नीड टू हैव एन एपर्चर दैट इज स्मॉल, ताकि एक्सरेज प्रॉपर्ली फोकस। ये ना हो कि एक्सरेज बहुत सारी आ रही हो, अनकंट्रोल्ड वे में आ रही हो, सब खराब कर देंगे इमेज। तो पहला तरीका क्या है, मेक विंडो स्मॉल एंड कंट्रोल एपर्चर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यूज अ लेड ग्रिड। अच्छा, लेड ग्रिड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लेड ग्रिड आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्कैटरिंग होती है एक स्ट्रक्चर में से गुजरने के बाद, उसकी वजह से क्या होगा, देखो आप क्या चाह रहे थे, आप चाहते थे सिर्फ सीधे वाले, सीधी वाली जो चीजें जा रही हैं वो काम करें। अगर ये टेढ़े मेढ़े भी मैंने जाने दिए ना, तो इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से जो कालापन है, जो बर्निंग होगी, वो बेसिकली गलत जगह गलत गलत स्पॉट्स में आना शुरू हो जाएगी। वी डोंट वांट दैट। हमें चाहिए कि सिर्फ सीधी सीधी वाली जाए, जो टेढ़ी मेढ़ी है वो ना जाए, क्योंकि वो फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगी, क्योंकि वो गलत गलत एरियाज को बर्न कर देंगी जिनका बनता ही नहीं है बर्न होना। तो स्कैटरिंग को रोकना बड़ा जरूरी है, तो यू नीड टू यूज अ लेड ग्रिड। अच्छा, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि मेक एनोड स्मॉल। ठीक है, आप एनोड को स्मॉल रखें, बहुत बड़ा एनोड ना रखें। यानी मतलब ये जो टंगस्टन एनोड है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख दें, छोटा सा एनोड बना के रखें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो एक्सरेज जो निकलेंगे वो छोटा सा एक एरिया कवर कर रहे होंगे, फिर जब वो आगे जाएंगे तो वो पहले से ही प्रॉपर्ली फोकस्ड होंगे। अगर पहले से आपने बहुत बड़ा एनोड रख दिया तो टेढ़े मेढ़े उसमें से फिर एक्सरेज निकलेंगे, फिर वो आगे टेढ़ा मेढ़ा कहानी करके एक्सरे फिल्म बर्बाद कर देंगे, आपकी इमेज को बर्बाद कर देंगे। तो ये तीन तरीके हैं टू इंक्रीज शार्पनेस। अच्छा, and number three, what do you need to know? The number three thing that you need to know is contrast. चलिए, कॉन्ट्रास्ट भी नॉर्मल वाला कॉन्ट्रास्ट नहीं, एक्सरे इमेजिंग में हमें जानना है। तो बेसिकली इट इज द डिफरेंस इन डिग्रीज ऑफ ब्लैकनिंग बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, या फिर बिटवीन स्ट्रक्चर्स क्या लेते हैं, एडजेसेंट को छोड़ो। अच्छा जी, और इसका क्या होता है, अलाउज यू टू distinguish, allows you to distinguish between two objects being analyzed, between two objects being analyzed। ठीक है जी, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, कॉन्ट्रास्ट को भी समझ लेते हैं भाई। देखो इमेज जो प्रोड्यूस होता है वो जब फिल्म जलती है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली अब लेस डेंस में से जाएगा तो ज्यादा बर्निंग होगी, कम डेंस में से जाएगा, सॉरी सही वही बात समझ, लेस डेंस में से जाएगा तो ज्यादा बर्निंग होगी, और जब ज्यादा डेंस में से जाएगा तो कम बर्निंग होगी। ठीक है, तो हमें यही चाहिए होता है। मतलब जब आपका एक हाथ, आपका हाथ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, या फिर हाथ भी नहीं, आपकी इस तरह से मैं आपका आर्म बना रहा हूँ, ये आपका आर्म है, ठीक है जी। अब आपके आर्म में क्या है, आपके आर्म में आपकी हड्डी भी है, आपकी बोन भी होगी, और उसके सराउंडिंग फैट मसल वगैरह वो सब चीजें भी है, ठीक है जी। यानी यू हैव योर बोन ओवर हियर एंड यू हैव योर मसल, या सॉफ्ट टिश्यू कह लेते हैं, सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में फैट स्किन वगैरह सब कुछ आ गया। अच्छा जी, अब जब इसके आगे एक्सरे फिल्म रखते हो, ठीक है जी, व्हेन वी डू पुट एन एक्सरे फिल्म इसके आगे, तो एक सेकेंड,
ठीक है, ये हमारी एक्सरे फिल्म इसके आगे रखी हुई है और इसको भी मिला लेना चाहिए था। एक सेकेंड, इसको भी मिला लेते हैं। अब ठीक है जी, दिस इज योर वेरी हार्ड टू ड्रॉ ड्रॉइंग्स फॉर दिस चैप्टर। ये आपकी बोन सॉफ्ट टिश्यू। अब जब इसमें से एक्सरेज गुजारते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या पता है, आपको पता है जो सॉफ्ट टिश्यूज में से जाती हैं वो डायरेक्ट चली जाती है। ठीक है जी, तो उनकी वजह से जो बर्निंग होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। राइट, सॉफ्ट टिश्यू, आपको सॉफ्ट टिश्यू कुछ नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि वो बर्निंग ज्यादा करते हैं इधर। लेकिन जो बोन वाली जो एक्सरेज है वो तकरीबन समझो ना जाने के बराबर हो जाती है, वो यहीं पे ही रुक जाती है, फिर डोंट गो फॉरवर्ड। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको आपकी हड्डी नजर आती है, यू सी योर हड्डी ओवर हियर। ठीक है जी, सो ये पूरी साइंस है आपकी एक एक्सरे इमेजिंग की। ये तीन टर्म्स शैडो, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट यू नीड टू नो वेरी वेरी वेल। ये वाली जो डायग्राम्स हैं जो बर्निंग वर्निंग की मैंने बनाई है, ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्निंग ये आप लोगों को समझने के लिए बनाई है। ठीक है जी, अब ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल, मतलब अगर हम ये करें कि हमने इधर से ही बहुत इंटेंसिटी भेज दी तो वो बोन में से गुजरने के बाद भी उसने बहुत जला दिया, सॉफ्ट टिश्यू में से जलाने के बाद उसने एक्सरे फिल्म ही पूरी जला के राख कर दी, तो मसला बन जाएगा। कॉन्ट्रास्ट के लिए भी कुछ बैलेंस रखना है, कॉन्ट्रास्ट को भी कंट्रोल करना है। सो वी नीड टू ऑल्सो कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट। सो हाउ टू कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट? तो आप कंट्रास्ट कंट्रोल करते हैं थ्रू कंट्रोलिंग दी एनोडिक वोल्टेज। ठीक है जी, यहाँ पर जो आपका वो था, क्या था वो, जो आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था, ये लिख रहे थे एडजस्ट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है जी, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा, क्यों नहीं होगा भाई? देखो, आपको एक्सरेज तो चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरे, मतलब आपको 10⁻⁻10 वाली नहीं चाहिए, 10⁻�9 वाली, 10⁻8 वाली चल जाएगी। 10⁻10 बहुत ज्यादा एनर्जी है उनमें, वो बोन में से भी ऐसी गुजर के वो भी आगे फिल्म को जला देंगे। सॉफ्ट टिश्यू में उनको मसला नहीं होगा तो और जला देंगे, मतलब वो पूरी फिल्म, मतलब जो हमें व्हाइट व्हाइट रहना चाहिए उसमें वो भी नहीं बचेगा, सब काला हो जाएगा। तो वी डू नॉट नीड टू हाई ऑफ इंटेंसिटी बीम्स, हमें एक एक ऐसा चाहिए कि बोन में से कम गुजरे और सॉफ्ट टिश्यू में से बाकायदा पूरी पूरी गुजरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी एनर्जी एडजस्ट करनी पड़ेगी जो आप एक्सरेज को दे रहे हो। वो कैसे होगी एडजस्ट? वो एडजस्ट होगी ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है आपका, जिसकी वजह से आपका वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमिन हो रही है, वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमिन हो रही है, उस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को जरा कम कर दें। अगर बहुत ज्यादा है तो कम कर दें, अगर बहुत कम है, पूरी फिल्म करने के बाद भी सफेद रह गई, काला कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ज्यादा करें, जाहिर बात है। तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ऑप्टिमल आपके पास कॉन्ट्रास्ट आए। चीजें जो काली दिखनी चाहिए वो काली हो, चीजें जो सफेद दिखनी चाहिए वो सफेद हो। वो कंट्रोल कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ इधर से एनोडिक वोल्टेज को बाय कंट्रोलिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इसको कम बढ़ती कर करके देख लो कौन सी सही है, उस तरह सेट कर दो। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कंप्लीट क्या चीज, आपकी एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है जी, और आपकी एक्सरे फिर इमेजिंग, ये इमेजिंग कैसे हो रही है, कैसे चीजें आप जो है वो सारे इमेज बना रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, लेट मी जस्ट सी मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज जस्ट ऐसी पॉइंटर। ठीक है जी, कोई बहुत ज्यादा हैवीली नहीं लिखेगा अपने ऊपर, ये याद ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन के ड्रिंकिंग बेरियम सल्फेट improves X-ray scans। इम्प्रूव एक्सरे स्कैन्स। ठीक है जी, ये क्यों इंप्रूव करते हैं अब तला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इसलिए इंप्रूव करते हैं क्योंकि बेरियम सल्फेट एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बोन में डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब होता है, कोई और किसी और चीज में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आपकी बोन को कह लो थोड़ा सा और डेंस कर देता है फॉर द टाइम बीइंग। तो थोड़ा सा एक्सरे स्कैन से, आई डोंट थिंक यहाँ पे होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा सीटी स्कैन वगैरह होता है तो कुछ बेरियम सल्फेट, कुछ गंदा सा लिक्विड पिला देते हैं आपको, वो बेरियम सल्फेट होता है। वो क्यों होता है? ताकि आपकी हड्डियां जो हैं वो और डेंस हो जाए, और डेंस हो जाए ताकि इमेज आपकी और प्यारी आए, और बिल्कुल जो चीजें सफेद आनी चाहिए वो सफेद है, जो चीजें काली आनी चाहिए वो काली। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू डू। आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दिस, लेकिन इट्स जस्ट अ पॉइंटर फॉर यू।
अच्छा, मैं ग्राफ बना रहा हूं ऑफ व्हाट आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ। ठीक है जी, ये लैम्डा है, इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ। अच्छा, होता क्या है जब हम ये इस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक बड़ा पिक्यूलियर से ग्राफ देखने को मिलता है, और वो ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ जो है वो हमें कुछ ऐसा दिखता है। सो समथिंग लाइक दिस इज द ग्राफ फॉर दिस। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूं। अच्छा, अब इस ग्राफ में क्या मतलब है, ये क्या है, ये क्या नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट लैम्डा। ठीक है जी, मतलब आपको ऑब्वियसली पता है, क्या पता है कि जब आपका लैम्डा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। और इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी थी पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। राइट, सो इंटेंसिटी का डायरेक्ट लिंक किस चीज के साथ है, एनर्जी के साथ है। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी भी देयरफॉर ज्यादा ही होगी। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज वेवलेंथ्स, जो भी आपकी ये सारी वेवलेंथ्स हैं, जब वो छोटा होने लगती हैं, we're going to be seeing कि इसमें से वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी का क्या है क्या नहीं, ये ग्राफ जो मिल रहा है इसमें क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है और क्या चीजें हमें इसमें जो है वो छोड़ देनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन के पास। अच्छा, नाउ ये जो आया है यहाँ पे, ये बड़ी आपके पास जो है वो क्या आई है, एक बड़ी शार्प वेवलेंथ आई है। मतलब एक आया है कि यहाँ पे ग्राफ आके कट ऑफ हो गया। राइट, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थी, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, वहां पे ग्राफ आके कट ऑफ हो जाता था। राइट, तो हमने जो ग्राफ देखा था वो यू बन रहा था। ठीक है जी, जो लैम्डा और उसका बनाया था तो कुछ यू बना था, वहां पे जाके कट ऑफ हो गया था वो। तो इसी तरह इसमें भी यू हैव अ सर्टेन लैम्डा जिसको हम कहते हैं विच इज नोन एज द कट ऑफ वेवलेंथ। दिस इज आर कट ऑफ वेवलेंथ। मतलब जब आपकी वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है तब आपको बहुत कम एक्सरेज मिलती हैं जो इतनी मतलब काफी हाई इंटेंसिटी हो, मतलब इधर एक्सरेज जो है वो कंप्लीटली समझो खत्म हो गई, देयर इज नो एक्सरेज इसके बाद। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हमें दिखता है कि लैम्डा हमें दिया हुआ है, एंड देन वी सी के उन जो लैम्डा के हिसाब से उनके पास कितनी एनर्जी है जो आपकी एक्सरेज आ रही। अच्छा, नाउ आई कैन कट ऑफ द ग्राफ इनटू थ्री पोर्शंस, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये। ठीक है जी, सो इसको डॉटेड कर लेते हैं। अच्छा, ना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोर्शन होगा, दोज आर फॉर हार्ड एक्सरेज। ये सारी आपकी हार्ड एक्सरेज कहलाएंगी। ठीक है जी, यहां पे आपकी सारी जो है वो सॉफ्ट एक्सरेज। सो बेसिकली ये जो ग्राफ बना हुआ है ये दिखा रहे हैं कि कौन सी, मतलब लैम्डा का प्लॉट है विद द नंबर ऑफ एक्सरेज यू गेट। मतलब जो एक्सट्रीमली हार्ड वाली हैं वो कम मिल रही हैं आपको, सॉफ्ट वाली काफी ज्यादा तादाद में है। ग्राफ कभी खत्म नहीं हो रहा, बस ये कंटिन्यू करा जा रहा है, और बीच में कोई ऐसी है सॉफ्ट और हार्ड के बीच में जो हमारे लिए ऑप्टिमल है। आई विल कॉल दैट दी ऑप्टिमल वेवलेंथ। ठीक है जी, हमारी ऑप्टिमल वेवलेंथ है, ऑप्टिमल। इस पोर्शन का नाम नहीं याद रखना, इन दो पोर्शंस के नाम नहीं याद रखने, ये क्या है क्या नहीं ये भी एक्सप्लेन करता हूं। और इस ग्राफ में ये भी कुछ अजीब सी चीजें मैंने बनाई हैं। ये क्या है, ये कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक जंप्स। अच्छा ना, और बारी बारी ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जब इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ प्लॉट किया तो बेसिकली ये नजर आया हमें कि जो बड़े बड़े लैम्डा हैं उनके लिए तो काफी सारी वेव्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे 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 वेवलेंथ करे जा रहे हो तो उधर आके एक बहुत शार्प शार्प कट ऑफ आता है कि उससे ज्यादा आपके पास कोई और एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं, मतलब ये आपकी हद थी एक्सरेज की। ठीक है, तो वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ लाइक दिस। हार्ड एक्सरेज है, सॉफ्ट एक्सरेज है, बीच में हमारा ऑप्टिमल रीजन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जंप्स आ रही हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक जंप है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक जंप है, और एक शार्प कट ऑफ वेवलेंथ आ रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर हार्ड एक्सरेज। तो नंबर वन, हमारे पास हार्ड एक्सरेज क्या है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि क्या बात करी, मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो थी वो क्या थी, वो एच सी अपॉन लैम्डा थी। ठीक है जी, तो हार्ड एक्सरेज कौन सी है, वो वाली है जिनकी लैम्डा बहुत ज्यादा छोटी है, जिनका मतलब बेसिकली 10⁻⁻10 है। ठीक है, बेसिकली 10⁻8 से 10⁻10 तक में बहुत छोटी वाली जो वेवलेंथ्स है ये वो है। तो ये जो तकरीबन 10⁻10 वाली होंगी उनको हम हार्ड एक्सरेज बोलेंगे। राइट, सो जिनका लैम्डा छोटा होता है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, एंड देयरफॉर उनकी इंटेंसिटी भी हाई होती है। ठीक है जी, सो हार्ड एक्सरेज
हैव द मोस्ट या फिर हैव द हाईएस्ट एनर्जी एंड इंटेंसिटी। अच्छा ना, ये जो बहुत ज्यादा हार्ड वाली होती हैं, जैसे हमने कल बात करी थी कि अगर इंटेंसिटी को कुछ फर्क नहीं पड़े तो फिल्म को बहुत से तरीके से जला देता है, ठीक है जी। इट बेसिकली बर्न्स द फिल्म बड़े आसानी से। अच्छा, मसला क्या था, हमने क्या और बात करी थी कि यहाँ पे जो आप इंटेंसिटी भेज रहे हो वो कुछ ऑप्टिमल होनी चाहिए कि सैंपल में से गुजरने के बाद वो इतनी डिक्रीज हो जाए कि जो रीजन हमें सफेद छोड़ना है वो सफेद छोड़ जाए, बाकी जो हमें काला करना है वो काला हो जाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या भाई, मैंने आपको कल एक बात कही थी कि अगर यहीं पे बहुत सारी इंटेंसिटीज मैंने हाई कर दी तो आगे की पूरी फिल्म काली होगी। ये काम करती हैं कौन सी रेज, आपकी हार्ड एक्सरेज काम। इनके पास इतनी एनर्जी होती है, इनका लैम्डा इतना छोटा होता है कि इनके पास एनर्जी इतनी होती है कि इनकी इंटेंसिटी और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात ये क्या करती हैं, दे पेनिट्रेट वेरी इजीली। पेनिट्रेट वेरी इजीली, व्हाट डू वी मीन बाय पेनिट्रेट वेरी इजीली, मतलब ये कि अगर यहाँ पे सारी हार्ड होती, अगर मैं यहाँ पे सारी हार्ड रख देता एक्सरेज, तो ये सैंपल में से ऐसी गुजर जाती, सैंपल में रुकती भी नहीं, ना इनकी इंटेंसिटी कुछ फर्क पड़ता ना कुछ होता, ये ऐसे ही जैसी थी वैसे ही गुजर गई, कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा और आगे की फिल्म को बहुत ज्यादा जला देगी, ठीक है। जो जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें बहुत ज्यादा हार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो हार्ड एक्सरेज क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा एनर्जी, सैंपल में से गुजर आराम से गुजर जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, आराम से गुजर जाती है, फोटोग्राफिक फिल्म को जलाती है, तो पेनिट्रेट वेरी इजीली एंड बर्न द फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, इसी के बरक्स क्या है हमारे पास जो है वो हमारी सॉफ्ट एक्सरेज है। सॉफ्ट एक्सरेज क्या है, सॉफ्ट एक्सरेज इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है जी। क्या ऑपोजिट है कि ऑब्वियसली हमने देखा कि भाई ये वो एक्सरेज होंगी जिनकी लैम्डा जो है वो बाकी एक्सरेज से ज्यादा होंगे, राइट। नाउ एक पूरा एक्सरे का स्पेक्ट्रम है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻10 तक, 10⁻10 वाली सपोज करो ये है, 10⁻8 वाली फिर ये होंगी, इनका लैम्डा एक्सरेज बाकी एक्सरेज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो देयरफॉर इनके अंदर जो एनर्जी होगी वो कम होगी, है ना। एंड देयरफॉर इनकी एनर्जी भी कम और इनकी इंटेंसिटी भी कम। सो सॉफ्ट एक्सरेज हैव वेरी लिटिल या फिर हैव लो एनर्जी एंड इंटेंसिटीज, ठीक है जी। दे हैव वेरी लो एनर्जी एंड इंटेंसिटीज, और जब इनकी बहुत ज्यादा लो होती है तो ये सैंपल में पूरी पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ये इसमें से गुजर नहीं पाएंगी। देखो, गुजरवाना है हमें, गुजरवानी वो है ताकि काली हो फिल्म, मसल वगैरह में से गुजरवाना है, बोन में हमने एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है जी। अब मसला क्या है, ये जो सॉफ्ट वाली होती हैं ये बोन में तो वैसी की वैसी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, मसल वगैरह में भी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यहाँ पे फिल्म को सफेद ही छोड़ देंगे, आगे कुछ काला ही नहीं करेंगे, तो उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सॉफ्ट वाली इनकी इंटेंसिटी और एनर्जी बहुत कम होने के वजह से दे गेट एब्जॉर्ब इजीली, दे गेट एब्जॉर्ब इजीली and therefore they contribute most to the patient's dosage। अच्छा, डोजेज क्या है, और फिर ये क्या था, जैसा हम मैंने आपको कल जो है वो एक्सरे बर्न्स दिखाए थे, कुछ लोगों के जल जाते हैं हाथ पैर, उसका जब एक्सरे कर रहे होते हो बहुत ज्यादा देर तक, तो बेसिकली जो जलाने वाला काम है वो इन सॉफ्ट एक्सरेज का है। हार्ड एक्सरेज वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी, वो तो सैंपल में से ऐसे ही निकल जाएंगी, वो तो फोटोग्राफ फिल्म को तबाह करेंगी आगे। लेकिन सॉफ्ट एक्सरेज क्या करेंगी, सॉफ्ट एक्सरेज क्योंकि उनके अंदर एनर्जी कम है तो ये आपके टिश्यूज और आपके बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, आप ही को जला देंगी। तो डोजेज ये हो गया कि पेशेंट को नुकसान हो रहा है। वी वॉन्ट दी करेक्ट ऑप्टिमल वेवलेंथ, जो बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, ये ना हो कि सारी की सारी सैंपल में एब्जॉर्ब हो जाए, और ना ही ये हो कि सारी की सारी सैंपल में से गुजर के हमारी आगे की फिल्म को तबाह कर दें, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट एक्सरेज भी रखोगे तो क्या होगा कि बंदे को कैंसर और उसको डिफरेंट रेडियो, मतलब दीज आर रेडिएशन, गामा रेडिएशन है ना, एंड यू नो रेडिएशन पे किसी को अगर कर दो
उस पे इंसिडेंट कर दो रेडिएशन, तो उसको कैंसर वगैरह होने के खतरात होते हैं, डिफॉर्मेशन होने के खतरात होते हैं। जो चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था तो उसमें फिर जो बच्चे पैदा हुए आगे आने वाली नस्ल, वो डिफॉर्म थे, उनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। तो यू डू नॉट वांट दैट, यू नाइदर वांट हार्ड, वो आपकी फोटोग्राफ फिल्म बर्बाद करेंगी, एंड यू नाइदर वांट सॉफ्ट, वो आपके पेशेंट को मार डालेंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, यू वांट समवेयर इन बिटवीन, ये ऑप्टिमल वाला रीजन, ताकि वो गुजर भी जाए। ठीक है, फिल्म को प्रॉपर, हमारी फिल्म को भी जलाए प्रॉपर प्रॉपर तरीकों से, और ऐसा भी ना हो कि सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा हो, प्रॉपर ऑप्टिमल हमें चीज चाहिए होगी टू प्रोड्यूस आर एक्सरे। अच्छा, अब ये जो है वो पूरी कहानी हो गई है हमारी पूरी डिस्कस रिगार्डिंग हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। मतलब अब समझो कि एक्सरे जो इमेजिंग वाली पार्ट थी वो पूरी खत्म। अब कुछ बातें करनी है हमें रिगार्डिंग द ग्राफ। हाउ सॉफ्ट विल कॉज डैमेज, सॉफ्ट इस तरह से कॉज करेगी डैमेज, क्योंकि देखो तलहा, अगर मैंने बहुत ज्यादा सॉफ्ट भेज दी, उनकी इंटेंसिटी वैसे ही कम है, वो क्या करेंगी, वो आपके टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो आपके टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास इंटेंसिटी कम थी, उनकी एनर्जी ही बहुत कम थी। तो वो जब आपके टिश्यू में एब्जॉर्ब हो गई बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, आपको कैंसर होने का खतरा है, आप रेडिएशन से एक्सपोज हो गए ना। एक्सरे क्या है, एक्सरे इज अ गामा रेडिएशन, गामा फोटॉन्स, गामा रेडिएशन है। ठीक है जी, सो कैंसर होने का खतरा है आपको, आपको जो है आपको बर्न्स होने का खतरा है। राइट, जो मैंने कल डिस्कस किया था, एक्सरेज अगर किसी पे बहुत ज्यादा देर तक लग, उसका एक्सरे स्कैन बहुत ज्यादा देर तक ले लो, तो वो उसकी स्किन जल जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब काम सॉफ्ट एक्सरे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से करें। क्यों, बिकॉज ये सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। सही है, दे गेट एब्जॉर्ब इन योर टिश्यूज। तो वो मतलब न्यूक्लियाई को तबाह बर्बाद करेंगी, आपके अंदर से हीटिंग अप करेंगी, आपको जलाएंगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेंगी। अच्छा, अब कुछ बातें जो है वो इधर डिस्कस करनी है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भाई ये ग्राफ इधर एकदम से बहुत शार्प कट ऑफ होता है, लेकिन इधर आगे देखोगे ग्राफ, तो ग्राफ का ऐसा लग रहा है कि ग्राफ कहीं एंड ही नहीं हो रहा। मतलब ग्राफ का क्या आ रहा है, ग्राफ का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है। सो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि वाई इज देयर अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, why is there a continuous spectrum। ठीक है जी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की इंडिकेशन क्या है, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ग्राफ देके दे डू समटाइम्स आस्क। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की इंडिकेशन ये है, ठीक है, ग्राफ कभी भी कट ऑफ नहीं हो रहा है इधर इस रीजन में, वो चलता चला जा रहा है। दिस इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, तो ये कुछ रट्टे रटाने वाले पॉइंटर्स हैं, कुछ मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये है कि ये तकरीबन रट्टे रटाने वाली ही स्लाइड है, इसमें से चीजें रटनी ही है। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए है इन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, the electrons have a range of energies, have a रेंज ऑफ एनर्जीज। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है, देखिए हमने जो है वो कल जो है वो ये डिस्कस किया था कि आप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, इतनी काइनेटिक एनर्जी दोगे। राइट, अब ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल केस सिनेरियो के, मतलब जो जो यहाँ पे वोल्टेज आप दे रहे थे वो पूरा का पूरा उसको मिला तो वो उसी से एक्साइट हुआ होगा, और कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, आपको पता है किसी को धक्का लगाओ तो उसमें रेजिस्टिव लॉसेस भी होते हैं, कोई चीज ज्यादा एक्सीलरेट करेगी, कोई चीज कम एक्सीलरेट करेगी। तो हर इलेक्ट्रॉन की अलग कहानी होगी, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी ओन कहानी होगी। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि सारे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही उससे एक्सेलरेटर, एक ही वेलोसिटी पहुंचते, एक ही काइनेटिक एनर्जी उनको, दे विल हैव अ वेराइटी, यानी एक रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। राइट, सो हमारे पास एक अपर रेंज होगी और हमारे पास एक लोअर रेंज होगी, जिसमें काइनेटिक एनर्जीज हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फॉल करेंगी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनको एक्साइट किया है, तो इनकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है उसकी रेंज होगी। राइट, दे विल एक्सेलरेट एंड दे विल हैव फाइनल काइनेटिक एनर्जीज, वो उनकी रेंज होगी। तो मैंने ये बात लिखी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज। ठीक है जी, अब उनके पास रेंज ऑफ एनर्जीज तो है, तो एज दे hit other electrons, they cause them to perform upward transitions, and then during downward transitions
photons are released। ठीक है जी, मतलब पूरी कहानी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, एक्सरे प्रोडक्शन की जो कहानी थी कि इलेक्ट्रॉन लाके बॉम्बार्ड करते हैं, अपवर्ड ट्रांजिशन डाउनवर्ड ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, फोटोन निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीचे आते हुए फोटोन निकालेगा बाहर। ठीक है, तो अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की रेंज ऑफ एनर्जीज थी, तो जब ये डिफरेंट रेंज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की काइनेटिक एनर्जीज आके एक इलेक्ट्रॉन पे आके लगेंगी, तो ऑब्वियसली उनकी अपवर्ड क्वांटम जम्प्स भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की होंगी। फिर जब वो नीचे आ रहे होंगे तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स आपको देंगे। ठीक है जी, सो अब हमारा बेसिकली सब कुछ प्रूव हो गया कि रेंज ऑफ एनर्जीज थी इलेक्ट्रॉन्स की टू स्टार्ट विद, जब वो आके दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगी तो उन्होंने एक रेंज ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस करवाई हैं। वो रेंज ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन जब वापस से रेंज ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन दिखाएंगे तो आपके पास फोटॉन्स रिलीज होंगे, और therefore those photons will have a range of energies। Therefore the photons released have a range of energies and a continuous spectrum is produced। Any problem समझ में आया? ठीक है, मतलब ये समझो कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज आस्क्ड वेरी मच। ठीक है, लेकिन दिस इज इन योर कोर्स। बीच बीच में क्वेश्चंस देखोगे कुछ कुछ सालों में, तो ये ग्राफ दिया हुआ होगा और आपसे पूछा होगा हार्ड एक्सरसाइज बता दो, सॉफ्ट एक्सरसाइज बता दो, इनकी डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, कैसे जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो ये मतलब ये समझो कि ये पूरी स्लाइड जो भी करवा रहा हूँ ये रट्टे वाली स्लाइड है। ठीक है जी, तो इसमें बस ये एक चीज आप लोगों को समझनी है कि ये रट्टे वाली साइड है, इन चीजों को याद कर लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो बस ये छाप के आ जाना, और कुछ भी नहीं है इसके अराउंड। यू डोंट नीड टू बी वरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या देखी, हमने देखी शार्प कट ऑफ वेवलेंथ। आपके पास एक शार्प कट ऑफ वेवलेंथ है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाई इज देयर अ शार्प कट ऑफ वेवलेंथ, व्हाई इज देयर। अच्छा, एक काम करते हैं, आई टेक दिस ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ऐसे ही बाहर निकल गया है। सॉरी, एक सेकेंड। आई नो काफी बोरिंग होगा, बट जो है यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। वो क्यों, वो इसलिए है बिकॉज ये पूछा जाता है सब। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा सवाल क्या था आप लोगों से, दूसरा सवाल ये था कि व्हाई इज देयर अ शार्प कट ऑफ वेवलेंथ, व्हाई इज देयर अ शार्प कट ऑफ वेवलेंथ, शार्प कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये जो आपके पास हाईएस्ट इंटेंसिटी, मतलब आपके पास ये जो सबसे कम लैम्डा वाला जो प्रोड्यूस हुई है एक्सरे, वो उस फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुई होगी जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेके आया होगा। राइट, तो ऑब्वियसली ये जो सबसे कम लैम्डा वाला प्रोड्यूस हुआ है, कम लैम्डा होने का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी। राइट, तो उसका मतलब उसका क्वांटम जंप बहुत ज्यादा बड़ा होगा। उसका अगर क्वांटम जंप बहुत ज्यादा बड़ा था तो इसका मतलब है किस वजह से कॉज हुआ, ये उस इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉज हुआ जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेके आया। तो ये जो पूरी आपके पास रेंज ऑफ एनर्जीज थी, इसमें से ऑब्वियसली एक अपर लिमिट है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसा होगा जिसके पास सबसे से ज्यादा एनर्जी आई होगी, मतलब उसके पास हकीकत में इतनी एनर्जी आ गई होगी। राइट, तो ये फॉर्मूला लगा के ये मैक्स बता रही है। ठीक है, तो रेंज तो है, बट यू मस्ट हैव हैड एन इलेक्ट्रॉन विच हैड दिस मच अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि जब ये आके बॉम्बार्ड हुआ, जब ये आके लगा, तो इसने सबसे बड़ा क्वांटम जंप प्रोड्यूस करवाया। सबसे बड़ा क्वांटम जंप प्रोड्यूस करवाया, तो ये सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो रिलीज हुई। और शार्प कट ऑफ इसलिए क्योंकि ये सबसे अपर लिमिट थी, इसके ऊपर तो कोई और इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो देयरफॉर दिस वाज द रीजन फॉर योर शार्प कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, तो इसको भी लिख देते हैं दिस करेस्पॉन्ड्स टू द ग्रेटेस्ट quantum jump, obviously this corresponds to the greatest quantum jump, the fastest moving electron caused
this greatest quantum jump. Any problem still here? सबको बात समझ में आ रही है ना? अब अगेन रट्टे वाली चीज है ये, मतलब ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद कर लो, ये एग्जाम में छाप के आ जाना। पूरे पूरे मार्क्स, दो दो तीन तीन मार्क्स के सवाल आते हैं, तो यू जस्ट नीड टू राइट देम डाउन। ठीक है जी, ये क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अ लॉट ऑफ द टीचर्स विल नॉट मेक यू, लाइक कोई लिखवाएगा नहीं है, तो इसमें से कुछ कुछ बातें हैं और ये खुद क्लिक नहीं करने वाली है, ये ऑब्वियसली कोई पढ़ाएगा तो क्लिक करूंगी। तो ये कुछ बातें हैं विच यू नीड टू नो। अच्छा, लास्ट चीज रह गई है, लास्ट चीज क्या रह गई है? ये कैरेक्टरिस्टिक जंप्स, राइट? ये कैरेक्टरिस्टिक जंप्स कहां से आ रही है भाई? ऑब्वियसली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तो बात समझ में आ रही है। ये एकदम से ये ऐसी ये कचरे नुमा ये स्पाइक्स क्यों बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? अच्छा, मजे की बात ये है कि ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखो, हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट किसकी करी थी? हमने टंगस्टन की करी थी। ठीक है, हमने टंगस्टन की डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करी थी। तो ये जो ग्राफ बना है, ये बना है फॉर टंगस्टन, मतलब टंगस्टन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बना। अच्छा, अब बड़ा इसमें पिक्यूलियर काम ये होगा कि हमेशा ये जो कैरेक्टरिस्टिक जंप्स आती है ना, ये एक ही स्पॉट पे आएगी। फॉर टंगस्टन दे विल ऑलवेज बी एट द सेम स्पॉट, जब इनको कैरेक्टरिस्टिक बोले, मतलब ये टंगस्टन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता। इसी तरह अगर मैं गोल्ड लेता, तो गोल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक जंप्स आती हैं वो भी वैसे, जैसे हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बात करी थी कि एमिशन स्पेक्ट्रम एक एलिमेंट का एक ही तरीके से दिखता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक एलिमेंट का एक ही तरीके से दिखता है। इसी तरह टंगस्टन का कैरेक्टरिस्टिक जंप्स एक ही तरीके से दिखेंगे, गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक जंप्स एक ही तरीके से दिखेंगी, हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक जंप्स एक ही तरीके से दिखेंगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक जंप्स आ कहां से रही है? अच्छा, ये आती वहां से है क्योंकि भाई देखो, अगर आपके पास इधर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था किसी न्यूक्लियस में, किसी टंगस्टन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन था, हमने रख के क्या मारा? हमने रख के मारा इस पे एक जोर से खींच के एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने इधर मारा एक इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा? उसकी वजह से ऑब्वियसली ये हुआ कि इसने बहुत बड़ी अपवर्ड क्वांटम जंप करी, राइट? इसने बहुत बड़ी अपवर्ड क्वांटम जंप कर दी। अच्छा, अब ऑब्वियसली नीचे आने में कुछ टाइम, ये तो नहीं ऊपर या आगे नीचे फॉन्ट, तो ऑब्वियसली हो सकता है किसी डाउनवर्ड लेवल में आए, फिर कुछ करता हुआ, फिर टाइम लेता हुआ नीचे आएगा। तो इस दौरान क्या हो सकता है? इस दौरान ये हो सकता है कि अगर आसपास में कोई एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या कर सकता है? वो इसकी जगह आके ले सकता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, या हो सकता है पूरी आके ले ले, परमानेंटली ले ले। तो होगा ये कि बेसिकली जब ये अपवर्ड क्वांटम जंप होती है, तो बेसिकली समझो एक वॉइड बन जाता है, मतलब एक ऐसी जगह, खाली जगह बन जाती है। तो अब उसमें कहीं आसपास में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है मैं वाली जगह ले लेता हूँ, कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है मैं यहाँ वाली जगह ले लेता हूँ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जंप्स हैं, ये जो लाइनें आपको ऐसी दिख रही हैं, ये एक एलिमेंट के लिए हमेशा वैसी आएंगी। क्यों? ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि अगेन नील बोहर की कहानी क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? उसने कहा था, और जो है वो उनके शेल्स हैं, उनके प्रॉपर शेल्स हैं हर एटम के, राइट? सो नील बोहर ने जो बात कही थी, अब देखो वही बात क्लियर हो गई। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जंप्स आती हैं, ये एक ही जैसी आती है, मतलब नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ना किसी और शेल में है। तो जब वो आते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ वो निकालते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैम्डा वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमेशा वहीं आते। तो ये बात नील बोहर की जरा और फेवर में चली गई थी, कि जो नील बोहर ने पूरा बताया था वो अगेन से प्रूव हो गया। ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने ऑर्बिटल को छोड़ के इसकी जगह लेने आ जाते हैं। ठीक है, उनको अगर कुछ भी फेवर में मिलेगा तो आके इधर जगह जमा कर लेंगे। जब वो इधर आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली अगर किसी ने डाउनवर्ड क्वांटम जंप करी तो वो फोटॉन्स रिलीज करेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जंप्स हैं, ये बेसिकली वो फोटॉन्स हैं जो कोई और इलेक्ट्रॉन आके इसकी जगह ले रहा था। तो उस दौरान उसने अगर कोई फोटोन रिलीज किया तो ये वो फोटॉन्स आपको नजर आए। ठीक है जी, तो आपको ये भी पता होने की जरूरत है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई आर देयर कैरेक्टरिस्टिक जंप्स, या व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक जंप्स। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक जंप्स? तो इसका क्या है? इसका बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन्स in higher energy shells jump to fill the void created by jump to fill the void created by upward transition jumps
ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, सो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली ये जो है हायर एनर्जी को भी छोड़ता है, जस्ट राइट इलेक्ट्रॉन्स इन अदर एनर्जी शेल्स, ठीक है जी, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा उसमें बारीकी में नहीं जाना जा रहा हूँ, क्योंकि वो वरना बहुत ज्यादा ही चीजें हो जाएंगी जो एक बच्चे को कंफ्यूज कर देंगी। तो बस इसको समझ याद रखो कि आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी जगह फिल करने को आ जाते हैं, भाई उनको फेवर मिलेगा तो फिल करने को आ जाएंगे। जब वो फिल करते हैं तो ऑब्वियसली अब कोई ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे होंगे, लेट्स सपोज कि सारे हायर एनर्जी वाले आते हैं नीचे, तो वो एक फोटोन जो है वो रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जंप्स की जो है वो क्या है आपकी, ये चीजें हैं। अच्छा, तो मैंने आपको ये करवा दिया, इसका आप देखोगे पास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने आपको ये पूरी मतलब समझो जो थ्योरी पार्ट है ना, जो मतलब ब्लैंड रट्टा वाला पार्ट है, वो यहाँ पे एक्सरेज का क्या हो गया, खत्म हो गया है। एंड आई विल नॉट बी डूइंग क्वेश्चंस विद यू रिगार्डिंग द मतलब डेफिनेशन अगर पूछी है तो, शार्पनेस पूछी हुई, कॉन्ट्रास्ट पूछी हुई, शैडो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, हार्ड एक्सरेज क्या है, सॉफ्ट एक्सरेज, मैंने सब कुछ इधर लिखवा दिया। तो इन दिस पीडीएफ फिर मैं और ये वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने काफी टाइम लेके मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को।